कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। शक बहुत बुरी बला है। इसकी गिरफ्त में आकर आदमी न जाने क्या क्या सोचने लगता है। आज की कहानी भी ऐसी ही मजेदार कहानी है। तो लीजिए सुनिए पॉल डी कॉक की फ्रेंच कहानी ला कोपा ब्ला सक्रे की हिंदी प्रस्तुति शक का जहर। 22 साल की नटाली डी ओतविले 3 साल पहले ही विधवा हो गई थी। वो पेरिस की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गजब की चमक थी। इटली की महिलाओं जैसी स्फूर्ति और उत्साह उसके अंदर था, तो स्पेनिश महिलाओं में पाई जाने वाली भावनाओं की गहराई भी उसमें थी। पेरिस में जन्मी और पली बढ़ी महिला में जिस तरह की नजाकत और गरिमा होनी चाहिए वो उसमें साफ साफ दिखाई देती थी। क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी और वो एकदम अकेली भी हो गई थी, इसलिए उसने अपने अंकल मॉन्सिए दी बैलेंकूर को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था। बूढ़े बैलेंकूर ने शादी नहीं की थी। अपने अलावा उसे किसी और से कभी प्यार ही नहीं हुआ। वो एक नंबर का स्वार्थी और आलसी था। जब तक उसका कोई फायदा न हो वो किसी की सहायता कर ही नहीं सकता था। अपनी भतीजी के प्रस्ताव के प्रति पहले उसने अपनी अनिच्छा दिखाई, लेकिन फिर ये कहते हुए इसे स्वीकार कर लिया कि वो हमेशा दूसरों के भले के लिए ही काम करता है। बूढ़ा बैलेंकूर नटाली के साथ कभी कभी पार्टियों में चला जाता था, लेकिन जब उसकी इच्छा जाने की न हो तब वो बड़ी चालाकी से नटाली को समझा देता। वो कहता, देखो मुझे लगता है तुम्हारा मन वहां आज लगेगा नहीं। वो लोग पूरी शाम ताश खेलते रहेंगे। शायद ही तुम्हारा कोई दोस्त आज वहां आए, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं साथ चल लूंगा। अपने अंकल की इन बातों को सुनकर नटाली घर में ही रहने का विचार कर लेती थी। बूढ़ा खाने पीने का शौकीन और चटोरा किस्म का आदमी था, लेकिन वो नटाली से कहता, तुम जानती ही हो कि मुझे सादा खाना ही पसंद है, लेकिन तुम्हारा रसोइया कुछ दिनों से खाने में बहुत नमक मिला रहा है। सेहत के लिए ये बात अच्छी नहीं है। नटाली चंचल और शोख किस्म की युवती थी। कई युवक उसके साथ शादी करना चाहते थे। वो सबकी बातें मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनती और फिर उन पुरुषों से कहती, आपसे कोई बात करने से पहले मैं अपने अंकल से बात करना चाहूंगी। नटाली को अगर वास्तव में कोई लड़का पसंद आता तो शायद वो दूसरी तरह से बात करती, लेकिन अभी तो वो अपनी स्वतंत्रता का ही आनंद उठा रही थी। उधर अंकल बैलेंकूर तो यही चाहता था कि नटाली जैसी वर्तमान में है वैसी ही रहे। अगर घर में दामाद आएगा तो जरूरी नहीं कि उसकी बात मानी जाए। इसी कारण जो भी लड़का नटाली के सामने शादी का प्रस्ताव रखता, बैलेंकूर उसमें कोई ना कोई गंभीर ऐब निकाल देता था। बूढ़ा चौसर खेलने का भी बहुत शौकीन था। उसे इसमें बहुत आनंद आता था। अगर नटाली के किसी मेहमान को ये खेल आता था तो समझो उसकी खैर नहीं थी। वो बैलेंकूर के चंगुल में फंस जाता था। अपने अंकल को प्रसन्न रखने के लिए नटाली ने यह खेल सीखने की कोशिश की, लेकिन वो इसे सीख नहीं पाई। बैलेंकूर ने उसे कई बार डांट भी लगाई और आखिर में नटाली ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अंकल ने नटाली से कहा, मैं तो केवल तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही तुम्हें यह खेल सिखाना चाहता था। अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ठीक है। इस सब के बीच एक दिन किसी पार्टी में नटाली का परिचय नौसेना के एक कैप्टन से करवाया गया। नटाली की कल्पना में नेवी के अधिकारियों की एक टांग लकड़ी की होती थी और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी होती थी, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो लंबा चौड़ा और शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। वो 30 साल का आकर्षक युवक था और उसके दोनों पैर और दोनों आंखें सुरक्षित थीं। आर्मंग दी प्रेमो नाम का ये व्यक्ति कम उम्र में ही नेवी में भर्ती हो गया था, इसीलिए छोटी उम्र में ही वो कैप्टन के पद तक पहुंच गया था। अपने पिता की जागीर भी उसे मिली थी, लेकिन उसने खुद भी बहुत धन जमा किया था। नेवी छोड़कर वो अब आराम से अपना जीवन बिताने के लिए अपने घर आ गया था। वो अभी कुंवारा था और प्यार मोहब्बत के नाम पर हंस दिया करता था, लेकिन नटाली को देखते ही उसका दिमाग घूम गया।
उसे अपने जीवन में पहली बार इस बात का अफसोस हुआ कि उसने नाचना नहीं सीखा। वो नटाली से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। नटाली के प्रति उसका आकर्षण जल्दी ही लोगों के बीच बातचीत का मुख्य विषय बन गया। ये बात अंकल बेलेंकूर तक भी पहुंची। एक दिन जब नटाली ने कहा कि आज की शाम वो कैप्टन के साथ बिताना चाहती है, तो अंकल बेलेंकूर गुस्सा हो गया। उसने कहा, नटाली, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही निर्णय लेने लगी हो। मुझे पता चला है कि कैप्टन बहुत ही रूखा और बदतमीज किस्म का इंसान है। मैंने हमेशा उसे तुम्हारी ही कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ देखा है। उसने एक बार भी मुझसे मेरी सेहत के बारे में नहीं पूछा। मैं तो केवल तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। तुम स्वभाव से ही चंचल और बेपरवाह हो। नटाली ने अंकल से माफी मांगी और कहा कि वो कैप्टन को संदेश भेज देगी कि वो ना आए। बूढ़े अंकल ने इस शर्त पर कैप्टन को आने की इजाजत दे दी कि वो बार बार उनके घर नहीं आएगा। लेकिन देखिए, मानव के नियम कानून कितने कमजोर होते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो टूट जाते हैं। इस मामले में यह नियम चौसर के खेल के कारण टूट गया। नियम ही नहीं टूटा, चौसर के कारण नटाली श्रीमती आर्मंग दी प्रेमो बन गई। कैप्टन चौसर का बढ़िया खिलाड़ी था। जब अंकल ने यह सुना तो उसने कैप्टन को एक बाजी खेलने के लिए कहा। कैप्टन भी जानता था कि अंकल बेलेंकूर का विश्वास जीतने के लिए यह बढ़िया मौका रहेगा। वो सहर्ष तैयार हो गया। नटाली को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी कि कैप्टन उसके साथ समय बिताए, कुछ बातचीत करे। रात को जब वो अपने अंकल के साथ अकेली रह गई, उसने कहा, अंकल, आप ठीक कह रहे थे। कैप्टन अच्छा आदमी नहीं है। मुझे उसे घर में आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। अंकल बेलेंकूर ने तुरंत इसका विरोध किया। ऐसा नहीं है बेटी, वो बहुत ही शरीफ आदमी है। मैंने तो उससे कहा है कि जब भी उसे समय मिले वो यहाँ आ सकता है, मेरे साथ चौसर खेल सकता है। नटाली समझ गई थी कि कैप्टन ने उसके अंकल का दिल जीत लिया है। उसके प्रति कैप्टन के द्वारा ध्यान न दिए जाने को उसने भुला दिया। कैप्टन ने चौसर के खेल को धन्यवाद दिया और जल्दी ही फिर से नटाली के घर पहुंच गया। जल्दी ही उसने नटाली का दिल भी जीत लिया। एक दिन नटाली शर्माते हुए अपने अंकल के पास पहुंची और उसने कहा, अंकल बेलेंकूर, कैप्टन मुझसे शादी करना चाहता है। आप मुझे इस बारे में क्या सलाह देंगे? बूढ़े बेलेंकूर ने सोचा, अगर नटाली ने उससे शादी के लिए मना कर दिया तो कैप्टन यहां आना छोड़ देगा। तब तो चौसर का खेल खत्म समझो। अगर वो कैप्टन से शादी कर लेती है तब तो वो यहीं रहेगा। जब मर्जी आए हम चौसर खेल पाएंगे। उसने नटाली से कहा, हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, शादी में कोई हर्ज नहीं। नटाली भी कैप्टन आर्मंग दी प्रेमो को प्यार करने लगी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी अपने प्रेम का इजहार नहीं करना चाहती थी। उसने कैप्टन को घर बुलाया और कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। कैप्टन ने तुरंत कहा, तुम्हारी कसम, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। नटाली बोली, एक तो तुम कस्में खाना छोड़ दो, दूसरे तुम्हें सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। मुझे तंबाकू की गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। कैप्टन के पास यह शर्त मानने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं। दोनों की शादी हो गई। शादी का पहला महीना तो प्रसन्नता और आराम से बीत गया, लेकिन एक ही महीने में कैप्टन आर्मंग प्रेमो चिंता में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। वो गंभीर हो जाता था और दुखी जान पड़ता था। नटाली से न रहा गया। उसने एक दिन पूछ लिया, क्या बात है, आजकल तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? कैप्टन ने घबराते हुए ऐसे जवाब दिया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नटाली ने पूछा, क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कैप्टन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो तो उससे शादी करके बहुत खुश था और उसके व्यवहार से उसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हालत फिर पहले जैसी ही हो गई। नटाली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने अपने अंकल बेलेंकूर से बात की।
अंकल ने कहा, हाँ, लगता तो मुझे भी है कि वो कुछ परेशान है। चौसर के खेल में भी उसका मन नहीं लगता। वो बार बार अपने माथे को थाम लेता है और ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है जो उसे अंदर से खाए जा रही है। अब कैप्टन की हालत बदतर होती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि मैं अगर खुली हवा में जाऊंगा तो शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा। एक सैनिक रात को सैर को न निकले तो परेशान तो होता ही है। अगर तुम्हें कोई नटाली ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, जाओ घूम के आ जाओ। उसके बाद कैप्टन रोजाना रात को घूमने जाने लगा। वो 1-2 घंटे बाहर रहता और फिर घर वापस लौट आता। उसकी हालत में सुधार दिखाई देने लगा था। नटाली कुछ परेशान सी हो गई। वो सोच रही थी, वो जरूर किसी और से प्यार करता है, वो इसीलिए रोज उससे मिलने जाता है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, मैं आज ही उसे बता दूंगी कि उसकी बदमाशी के बारे में मुझे सब पता है। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी मैं उससे बात करूंगी। वो अपने अंकल बेलंकूर के पास गई और उसने अपना दुखड़ा रोया। मेरे तो भाग्य ही फूट गए, मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में और कौन होगा। बूढ़े अंकल के पूछने पर नटाली ने बताया, आरमंग हर शाम खाना खाने के बाद 2 घंटे के लिए घर से निकल जाता है। वापस आने पर वो बहुत खुश नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी वाला ही दिन हो। अंकल, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरे पास तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। बेलंकूर ने कुछ कहना चाहा, पर नटाली ने उसकी बात काटते हुए कहा, अंकल प्लीज मेरी सहायता करें। मुझे पक्का यकीन है कि वो रोज चुपचाप किसी औरत से मिलने जाता है। अंकल ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है तुम बेकार में ही शक कर रही हो। वो कसरत करने और पैदल चलने के लिए ही तो शाम को निकलता है। लेकिन नटाली इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसने एक लड़के को इस काम पर लगाया। ये लड़का होशियार था और इस इलाके से परिचित भी था। नटाली ने उस लड़के से कहा कि उसका पति रोज शाम को घूमने जाता है। कल शाम को उसे उसके पति का पीछा करना है और ये देखना है कि वो कहां जाता है। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैडम। अगले दिन वो लड़का आया और उसके पति के बाहर निकलते ही उसके पीछे चल दिया। नटाली 1-1 मिनट गिन रही थी। लगभग पौन घंटे बाद वो लड़का वापस आया। वो हैरान सा लग रहा था और धूल से सना हुआ था। नटाली ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो उस लड़के ने कहा, मैडम, मैंने कुछ दूरी से मॉन्सिए आर्मंग का पीछा किया। वो रूए वैली तक गए और फिर गली में बने एक छोटे से मकान में घुस गए। मकान का दरवाजा खोलने के लिए भी कोई बाहर नहीं आया। मैं उनके पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि वो सीढ़ियों से ऊपर गए और एक दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए। नटाली की आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गईं। उसने कहा, क्या इन्होंने खुद दरवाजा खोला? इसका मतलब इनके पास दरवाजे की चाबी भी है। लड़के ने सिर हिलाकर अपनी आवाज को और रहस्यमयी बनाते हुए कहा, जी मैडम, जब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया मैं ऊपर गया। मैंने दरवाजे की चाबी वाले छेद से अंदर झांक कर देखा। मैंने देखा कि कैप्टन साहब ने एक बड़ा सा बक्सा खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतारे। कुछ देर मैं उन्हें नहीं देख पाया, लेकिन फिर वो दिखाई दिए। उन्होंने सलेटी रंग की कमीज पहने हुई थी और एक कैप लगा ली थी। नटाली की आवाज कांप रही थी। फिर क्या हुआ? लड़के ने कहा, बस मैडम, उसके बाद मैं वहां से फौरन वापस आ गया। मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके मैं आपको बता दूं। नटाली ने उस लड़के को पैसे दिए और कहा, अब जल्दी से मेरे लिए कैब बुला दो और मेरे साथ चलो। कोचवान को रास्ता भी तो तुम्हें ही बताना है। लड़का गाड़ी बुलाने गया तो नटाली ने दौड़कर अपने कपड़े बदल लिए। वो अपने अंकल के पास गई और बोली, मुझे पता चल गया है कि वो उस औरत से मिलने कहाँ जाता है।
वो सलेटी कमीज पहनकर इस समय उसी के घर में है। मैं वहीं जा रही हूँ। मैं आज उसकी पोल खोल के रहूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अंकल, आप भी मुझे नहीं देख पाओगे। बूढ़ा अंकल कुछ कह पाता उससे पहले ही नटाली लड़के के साथ जा चुकी थी। गली के पास पहुंचकर लड़के ने मकान की तरफ इशारा किया। नटाली का रंग पीला पड़ गया था। वो लड़खड़ाती हुई मकान की तरफ बढ़ी। लड़के ने पूछा कि क्या वो उसके साथ चले, लेकिन नटाली ने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया। लड़के ने उसे बताया कि तीसरी मंजिल पर बाएं हाथ वाला दरवाजा है। नटाली धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंची। दरवाजे के आगे खड़े होकर उसने कहा, दरवाजा खोलो आरमंग, अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं यहीं पर जान दे दूंगी। दरवाजा खुला और नटाली अपने पति की बाहों में गिर पड़ी। उसके पति ने सलेटी रंग की कमीज पहनी हुई थी और कैप लगाई हुई थी। उसके होंठों के बीच एक टर्किश पाइप सुलग रहा था और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। कैप्टन आश्चर्य से बोला, नटाली, तुम? नटाली ने कहा, हाँ, मैं ही हूं तुम्हारी पत्नी नटाली। मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक आ पहुंची ताकि मैं तुम्हारे बारे में सच जान सकूं। कैप्टन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अटकते अटकते बोला, सच? कैसा सच? देखो देखो, ये क्या है? उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पाइप दिखाते हुए कहा, शादी से पहले तुमने मुझसे सिगरेट न पीने के लिए कहा था और मैंने वो बात मान भी ली थी। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। तुमने भी मेरी परेशानी को देखा ही था। ये सब केवल पाइप की वजह से ही था। एक दिन मैंने एक किसान को पाइप पीते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि क्या वो मेरे लिए एक पाइप और उसके जैसी सलेटी कमीज और कैप ला सकता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़ों से तंबाकू की गंध आए। मैंने एक कमरा किराए पर लिया और हर शाम मैं पाइप पीने ही यहाँ आता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे माफ कर दो नटाली। नटाली ने रोते हुए पति को चूम लिया। उसने कहा, नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पाइप इतना अच्छा लगता है। अब घर पर तुम जितना चाहो उतना पाइप पीना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो दोनों घर लौट आए। नटाली ने अपने अंकल बेलंकूर से कहा, अंकल, हम आ गए हैं। ये केवल पाइप पीने ही बाहर जाते थे। मैंने इनसे कह दिया है कि ये घर पर ही पाइप पी सकते हैं। चिंता के मारे अब तक बूढ़े बेलंकूर का बुरा हाल हो गया था। राहत की सांस लेते हुए उसने कहा, अरे, चिंता की कोई बात नहीं, मैं सारे प्रबंध कर दूंगा। चलो, इसी खुशी में चौसर की एक बाजी और खेल लेते हैं। शक का जहर। अभी आपने पॉल डी कॉक की फ्रेंच कहानी ला कूपा ब्ला सक्रे की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। आपको पता ही है, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।